नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से उसके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल 2025 के 414 पन्नों के फैसले को समझने का प्रयास किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिलों को राज्यपाल की अस्वीकृति के बावजूद किस प्रकार वैध करार दे दिया था और उसको पास भी मान लिया था। वहीं भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य सरकार ने किसी कानून को बिना राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के अधिसूचित भी कर दिया था। आज हम सुप्रीम कोर्ट के उसी निर्णय के दूरगामी परिणामों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जिसने भारत के संविधान की आत्मा और संघीय ढांचे पर एक जोरदार प्रहार किया है। मित्रों, ये कोई साधारण फैसला नहीं है। इस निर्णय को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकारों का उपयोग किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत न्यायालय किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश पारित कर सकता है। यह प्रावधान तब उपयोग किया जाता है जब मौजूदा कानूनों के तहत न्याय प्रदान करना संभव ही नहीं होता, अर्थात जब इसमें कोई स्पष्टता नहीं मिल पाती है। अनुच्छेद 142 के तहत दिए गए निर्णय और आदेश पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब संविधान में ही राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि वो कितनी देर तक उस बिलों को रोकें, अपना निर्णय कब दें, तो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी विधेयक के मामले में 3 महीने के अंदर निर्णय लेने यानी बिल को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के निर्देश पारित कर दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा निर्देश देने के कोई अधिकार हैं, या निर्णय जज एक्टिविज्म का उदाहरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके। यह प्रावधान तब उपयोग किया जाता है जब प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो और उस पर न्यायालय की राय लेना उचित हो। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रश्न पर सुनवाई करता है और अपनी राय प्रस्तुत भी करता है। हालांकि यह राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करती है कि वह सुप्रीम कोर्ट की दी हुई राय को माने या ना माने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी राय राष्ट्रपति पर थोप नहीं सकता। इस प्रश्न में दूसरा बड़ा प्रश्न भी जुड़ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का पद भारत का सर्वोच्च पद है और हमारा संविधान स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति पर किसी प्रकार की कोई अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती, यहां तक कि उन्हें सम्मन भी जारी नहीं किया जा सकता। धारा 370 समाप्ति के समय भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस में यह स्पष्ट हुआ था कि राष्ट्रपति का आदेश ही सर्वोच्च है और उसी को वैधता दी गई थी। तो फिर सवाल उठता है कि कोर्ट किस अधिकार से भारत के राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को निर्देशित कर रहा है, और जब राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट की राय माने या ना माने, तो फिर एक न्यायालय कैसे उन्हें समय सीमा में बांधने का आदेश भी दे सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है। अगर राष्ट्रपति को आदेशित किया जा सकता है तो यह कार्यपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा सीधा आघात माना जाएगा। यह संविधान के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संतुलन को तोड़ने जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि 3 माह में आप निर्णय ले लीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट नीति निर्माता बन गया है? ऐसा निर्देश देना मानो सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ न्यायिक संस्था नहीं, नीति निर्माण संस्था भी बन गई है। यह न्याय नहीं है, इसे जज एक्टिविज्म कहते हैं। न्यायपालिका की गरिमा तब बनी रहती है जब वह अपनी सीमाओं में रहे, लेकिन यह फैसला न होकर एक तरह से जज एक्टिविज्म का प्रतीक बन गया है। एक और उदाहरण देखिए। 2015 में एनजेएसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 99 संवैधानिक संशोधन को ही रद्द कर दिया, जो न्यायिक नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करता था। कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना था, लेकिन इस निर्णय ने संसद के संवैधानिक संशोधन के अधिकार को कमजोर कर दिया, जो लोकतांत्रिक इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भी जज एक्टिविज्म का ही एक उदाहरण है, जहां कोर्ट ने अपनी शक्तियों को विधायिका से ऊपर रखा।
तमिलनाडु मामले में भी कोर्ट का अनुच्छेद 142 का उपयोग और समय सीमा का निर्देश संवैधानिक सीमाओं को लांघता हुआ दिखाई देता है। मित्रों, इस निर्णय के दूसरे सिरे को भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कई राज्य सरकारें खुद केंद्र के कानूनों को ही ठुकरा रही हैं। ममता बनर्जी अपने राज्य में वक्फ अधिनियम लागू ही नहीं कर रही हैं, कह रही हम इसे लागू नहीं करेंगे। केरल सरकार सीएए को अस्वीकार कर दे रही है, वो कह रही हम इसे नहीं मानते। पंजाब सरकार ने संसद के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव ही पास कर दिया था। प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या केंद्र के कानूनों को नकारना संघवाद की जीत है और राज्यपाल की असहमति संघवाद पर हमला? लेकिन यह दोहरा मापदंड क्यों? प्रश्न तो यह भी खड़ा हो रहा है। स्पष्टता यह दोहरी नीति क्यों स्वीकार की जा रही है? एक तरफ राज्य अपनी मर्जी से काम करें, दूसरी तरफ राज्यपाल या राष्ट्रपति पर 3 माह के अंदर निर्णय लेने की तलवार लटकाई जाए। क्या यह फैसला संविधान के संघीय ढांचे की रक्षा करता है या संविधान के अनुच्छेद 74, 154, 200 और 361 की आत्मा को कुचलता है? इन अनुच्छेदों का उल्लंघन या गलत प्रयोग संविधान की आत्मा को प्रभावित कर सकता है। आर्टिकल 154 कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है बताता है। आर्टिकल 200 उन्हें बिल पर सहमति, असहमति या राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति देता है और आर्टिकल 361 राष्ट्रपति को अदालती कार्रवाई से छूट देता है। इन तीनों का संतुलन ही लोकतंत्र की रीढ़ है। न्यायपालिका का काम है संविधान की व्याख्या करना, न कि संविधान के अनुच्छेदों को दोबारा लिखना या समय सीमा बांध देना। संविधान सर्वोपरि है, लेकिन न्यायिक मर्यादा के भीतर सुप्रीम कोर्ट को जरूर चिंतन करना होगा। कहीं वह न्याय की आड़ में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता का केंद्रीकरण तो नहीं कर रहा है? प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। प्रश्न ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहिए या अनेकों बार सामान्य नागरिकों, नेताओं और अपने जजों को भाषा की मर्यादा तो समझाता रहता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट खुद पंजाब के राज्यपाल से कहता है कि यू आर प्लेइंग विथ फायर, तो क्या यह न्यायिक भाषा है? क्या यह संवैधानिक गरिमा का पालन करना है? प्रश्न एक ही खड़ा हो रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान, संतुलन और गरिमा के दृष्टिकोण से आलोचना की परिधि में आता है। मित्रों, यह विषय केवल तमिलनाडु का नहीं है, यह भारत के भविष्य का सवाल है। संविधान की पवित्रता और तीनों स्तंभों के संतुलन का प्रश्न है। मेरा मानना है कि संविधान सर्वोपरि है, परंतु न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के स्पष्ट संतुलन के साथ ही इसे होना चाहिए। मित्रों, आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या सरकार को संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को पुनः व्याख्यात करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के समक्ष इस निर्णय के मामले की अपील करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।